नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लेखिका हैं, फिल्म मेकर भी हैं, चित्रकार भी हैं, घर भी संभालती हैं, एक माँ भी हैं। लेकिन सबसे अहम होता है किसी भी महिला के लिए संघर्ष, और उस संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरा टांग की। ईरा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 3 पहलुओं से आप जुड़ी हुई हैं, लेखिका भी हैं, फिल्मकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। सबसे पहले तो आपके संघर्ष को जानना चाहेंगे, सफ़र को समझना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई? मैं चमत्कारों में यकीन रखती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा इस लाइन में आना एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैं भी पहले मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया हुआ था और टीवी पत्रकारिता भी की कुछ समय। लेकिन जैसा होता है ना कि आपका मन नहीं लगता और लगता है कि कुछ और करने को आप आए हैं ज़िंदगी में। तो मैं ऐसे ही पेंटिंग्स करती थी शौकिया, तो मैंने कुछ पेंटिंग्स सोशल मीडिया पे डाली थी और वहीं से एक पेंटिंग किसी अमेरिकन ने अपनी वेबसाइट के लिए मांगी और विद इन 8 to 10 डेज़ वो पेंटिंग सेल हो गई, जिससे मुझे $250 मिले थे। 2011 की बात है। तो वहीं से बस मुझे एक दिशा मिली, या ये कह सकते हैं कि मेरे किस्मत ने, मेरे प्रारब्ध ने मुझे एक रास्ता दिखाया और मैंने पेंटिंग शुरू की। लिखती मैं पहले से भी थी, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि राइटिंग फील्ड में जाना है या फिर बुक्स पब्लिश करनी है अपनी। लेकिन साथ साथ मैं लिखती गई और 2012 में ही मैंने पहला अपना सोलो शो किया पेंटिंग्स का, जयपुर से ही शुरुआत की थी। और 2012 नवंबर में ही मेरा पहला काव्य संग्रह आया, अनछुआ ख्वाब। बस वहीं से यात्रा चल निकली और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, क्योंकि सक्सेस भी एक सीढ़ी की तरह होती है, आप चलते जाते हैं। और कोशिश यही रही कि पहला जो मेरा दूसरा कदम हो पहले से बेहतर हो, और इस तरह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लाइफ की स्ट्रगल को आप कैसे लेते हैं? मैं हमेशा ये मानती हूँ श्वेता कि अगर हमारी लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं तो वो हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आती हैं। अक्सर उस वक्त तो हम बहुत परेशान होते हैं और लगता है भगवान को कोसते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप उस चीज़ को पार कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो लगता है कि अगर शायद मुसीबत नहीं आती तो मैं अपने कंफर्ट जोन में ही कहीं घूम रहा होता और मैं स्ट्रांग नहीं होती, या मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं लाइफ में क्या करने के लिए कैपेबल हूँ। तो संघर्षों को, और एक वक्त था मैं बहुत परेशान होती थी, और अब मुझे लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उससे स्ट्रांग होती हूँ, इसलिए मैंने उनका स्वागत करना सीख लिया है। बीकानेर जन्मभूमि, जयपुर कर्मभूमि, और काम ऐसे बढ़ता गया कि मुंबई में, अब मुंबई भी कर्मभूमि है आज के वक्त में। फैमिली का इस पूरे सफ़र में कितना सपोर्ट मिला है आपको? फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब एक अलग नज़रिया था लोगों का, और फैमिली से ज़्यादा होता है कि हमारे जैसे खासकर रिलेटिव्स होते हैं या आसपास के लोग होते हैं, वो आपको जज करते हैं या आपको राय देते हैं कि ये फील्ड अलग है या आप इस फील्ड में क्या कर पाओगे, आपका तो कोई इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, या हमारे घर से इस फील्ड में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो ऐसे में एक ऐसी लाइन चुनना जिसमें बड़ी अनिश्चितता है, और क्योंकि एक स्टेबल नहीं होती क्रिएटिव इंसान की ज़िंदगी, और राइटर के तौर पे या आप कलाकार के तौर पे कह लीजिए। लेकिन मेरे में एक क्वालिटी मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, और वो ज़िद अगर मैंने ठान लिया कि मुझे करना है तो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो और जब आप अपनी ज़िद पे, अपने काम पे पूरे फोकस होते हैं तो फिर सब कोई आपका साथ देने लगते हैं। तो इस तरह मेरी यात्रा चलती रही, और आज तो बहुत सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट है। मुझे पूरा टाइम मिलता है, क्योंकि लिखने वाले को एक ऐसा टाइम चाहिए कि वो अगर लिख रहा है, किसी मूड में है, तो वो हो सकता है 10 घंटे तक वो कुछ काम भी ना करे। तो ऐसे में मुझे टाइम पे खाना भी मिल जाता है और चाय भी मिल जाती है, कॉफ़ी भी मिल जाती है। तो मैं इस चीज़ को ब्लेसिंग मानती हूँ कि वो सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे अच्छे दोस्त जुड़े मेरी इस क्रिएटिव जर्नी में। मतलब 10 साल हो चुके हैं मेरी यात्रा को। तो शुरुआत में बहुत कम लोग जानते थे, और धीरे धीरे मेरे काम से अच्छे लोग जुड़ते गए, और मतलब ये कृपा है मेरे काम, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने शब्दों की वजह से, मैं उनके अपने शब्दों की ऋणी हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ। और अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप खुद के साथ खड़े हों, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा वक्त भी आता है जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी साथ नहीं होता।
तब भी अगर आप में हिम्मत है कि आप चल पाओ तो फिर मुझे लगता है कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है, कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। जयपुर से आपने अपने काम की शुरुआत की, जैसा कि आपने बताया 2011 में, और उसके बाद आपने मुंबई का रुख किया। मुंबई जाने का जब ख्याल आया तो जहन में ये नहीं लगा कि माया नगरी है, संघर्ष बहुत अधिक होगा, कैसे वहाँ पर खुद को स्थापित कर पाएंगे? लगता तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ डराए नहीं वो चीज़ आपको आगे भी नहीं बढ़ाती है। आपको थोड़ा सा डर लगना ज़रूरी है, तभी आप खुद को चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से वहाँ थे और लिरिसिस्ट थे वो, और तो मेरे मन में भी आया क्योंकि मैं लिखती रही और मुझे लगा क्यों नहीं मैं अपनी कहानियों को फिल्मों में कन्वर्ट करूँ और लिखूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी सीखना शुरू किया और स्टडी की काफ़ी। तो बॉम्बे क्योंकि हर जगह भीड़ होती है, आप अगर ये सोच के रुक जाएंगे कि पहले से ही इतने राइटर्स हैं या पहले से इतने डायरेक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड में, जैसे आप कोई मेडिकल पढ़ रहा है कि पहले से इतने डॉक्टर्स हैं, तो अगर हम पहले से ही नेगेटिव सोच लेंगे कि पहले से ही सब कुछ है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये सोचिए कि मैं हूँ और मेरे लिए एक जगह है और मैं वो जगह हासिल करूँगी। तो बस मैं यही सोचती हूँ हमेशा कि कितनी भी भीड़ हो लेकिन मुझे अपना मुकाम हासिल करना है तो मैं कर लूँगी। तो बस इसी शक्ति के पर मैं मुंबई चली गई। किसी भी राइटर के लिए वो नॉवेल लिखते हैं, एक बड़ी बात ये भी होती है कि उसे पब्लिश कौन कर रहा है। पेंगुइन इंटरनेशनल पब्लिशर है, वो लव ड्रग आपकी आई है अभी, उसको लेकर भी ज़रूर बताइए कि किस तरह का ये नॉवेल है, और नॉवेल में भी पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट किस में है, किस तरह की चीज़ें लिखती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत नॉवेल आए। लव ड्रग है जो मॉडर्न लव की कहानी है, और जैसे प्यार जो है आज के ज़माने में इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह हो गया है। आप किसी को देखते हैं, पसंद करते हैं और उसे बहुत सारे मीडियम हैं कि इंस्टा पे मैसेज कर दिया या फेसबुक पे कर दिया और आप कनेक्ट हो गए, मिले। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा प्यार होता था कि आप किसी को बोलने में भी झिझकते थे और उसके लिए कई बार सालों इंतज़ार करते थे। या वो जो पुराना चिट्ठियों वाला ज़माना था, तो ये था कि आप मिलते थे और एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए भी आप किसी तरह सोचते थे कैसे पहुंचाएं और फिर वेट करते थे। तो उस प्यार में जो था एक ठहराव था, एक इंतज़ार था, और इसलिए वो स्टेबल भी ज़्यादा होता था। लेकिन आज एकदम जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो कहानी है लव ड्रग की, वो ये बताती है कि चाहे कोई भी ज़माना हो लेकिन प्यार के लिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगा जब प्यार में पेशेंस हो, ईमानदारी हो और एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन हो। वरना अगर ईमानदारी नहीं है तो आप धोखा देने के बहुत सारे तरीके हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया है हर चीज़ को कि आप प्यार भी आसानी से कर सकते हो और चीट भी आसानी से कर सकते हो। तो ये कहानी है कि प्यार में किस तरह स्टेबल रहा जाए और आज के ज़माने में भी एक खूबसूरत रिश्ते को कैसे जिया जाए। और शायद यही वजह कि युवाओं के बीच ये नॉवल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है। आपका अपना पसंदीदा नॉवल कौन सा है? फ़िलहाल तो यही है, लव ड्रग। बाकी मैंने स्टोरी टेल पे एक सीरीज़ लिखी थी, ऑडियो नॉवल 10 एपिसोड का था, गुस्ताख इश्क, वो भी काफ़ी हिट रहा था। उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अब तक की रिसर्च मैंने उसी नॉवल में की थी लिखने में, क्योंकि जब आप कैरेक्टर्स लिखते हैं तो उनसे बहुत ज़रूरी रिसर्च भी होती है, और 10 एपिसोड्स तक खींचना तो आपको बहुत सारे प्लॉट्स, सब प्लॉट्स चाहिए होते हैं। तो ये सीखने का भी मतलब प्रोसेस होता है। हम हर किताब के बाद जो दूसरी किताब आती है उसमें हम कुछ ज़्यादा सीखे हुए होते हैं और मतलब पहले से बेहतर करने की कोशिश रहती है। बिल्कुल। पेंटिंग की हम बात करें, आप चित्रकार भी हैं। पेंटिंग आमतौर पर हॉबी होती है, लेकिन आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि एज अ प्रोफेशन इसे आगे लेकर जाना है? पेंटिंग मेरी हॉबी थी और मैं 6-7 महीने में कभी कभी पेंटिंग्स करती थी। लेकिन जैसे पहले बताया मैंने कि 2011 में किसी अमेरिकन को मेरा वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, तो उसने वो पेंटिंग्स मांगी थी। बस वहीं से जब मुझे $250 मिले एक छोटी सी पेंटिंग के, मुझे एक मोटिवेशन मिला कि इस काम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और शायद क्योंकि मुझे जो राइटिंग से मिला वो मैंने पेंटिंग्स में लगाया पैसा, और जो पेंटिंग से मिला वो राइटिंग। मतलब मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, दोनों आर्ट फॉर्म्स ने। और 10 सोलो शो भी आपने पेंटिंग को लेकर किए। कैसे मैनेज करती राइटिंग के साथ पेंटिंग भी? मैं लगातार पेंट करती रही। पहले तो मैंने शो करे और उसके बाद सीखती भी रही साथ साथ पेंटिंग, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो आर्ट में नहीं ली थी। 2013-14 में मेरा काम ललित कला एकेडमी में भी सिलेक्ट हुआ था नेशनल एग्जीबिशन में, जब राजस्थान से केवल 3 वर्क सिलेक्ट हुए थे। तो वो सब मतलब मोटिवेशन मुझे मिलता गया और मैं करती गई।
लेकिन अभी हालांकि 1-2 साल से तो मैं थोड़ा सा कम पेंट कर रही हूँ, क्योंकि राइटिंग का काम ज़्यादा है, यात्राएं ज़्यादा हो रही हैं, तो उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन दोनों चीज़ें स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं कि जब मैं पेंट, मान लीजिए जब मुझे लगता है कि मैं कुछ लिख नहीं पा रही हूँ या राइटर्स ब्लॉक में हूँ, तो मुझे पेंटिंग हेल्प करती है उस चीज़ से निकलने में। यानी जो मैं कह नहीं सकती वो पेंट कर देती हूँ, और जो मैं पेंट नहीं कर सकती वो मैं लिख देती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं फॉर्म्स मेरे लिए। आप ऑडियो की बेस्ट सेलर हैं, राइटिंग प्रिंट की बात करें उसमें भी लिखा है, बॉलीवुड में भी राइटिंग की आपने, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति लिखता है तो एक माइंडसेट होता है, 3 अलग अलग चीज़ें, क्या डिफरेंस आपको इसमें नज़र आता है, कैसे सब में डिफ्रेंशिएट करती हैं? प्रिंट तो है कि पेन पेपर पे लिखना, और जो फिल्म के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग है वो है कि पेपर से स्क्रीन के लिए स्क्रीन पर जाना, या स्क्रीन पे वो चीज़ लिखे, स्क्रीन के लिए लिखना। दो काफ़ी अलग अलग माध्यम हैं। लेकिन और ऑडियो उसमें है कि ऑडियो के बीच की है, क्योंकि ऑडियो में आपको हर चीज़ बोल के ही बतानी है। आप कोई भी घटना को अगर पेन से पेपर पे लिख रहे हैं तो उसे तरह तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो में आप सिर्फ अपने शब्दों के माध्यम से ही उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। मौसम के बारे में बताना है तो वो शब्दों के माध्यम से ही होगा। जहाँ की स्क्रिप्ट राइटिंग में ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ शो करनी होती है, दिखानी होती है, वहाँ हर चीज़ बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग मीडियम रहा मेरे लिए, क्योंकि जैसे आप लिखेंगे प्रिंट के लिए कि मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आपको फिल्म में ही बोलने की ज़रूरत नहीं है मौसम बहुत अच्छा था। आप दिखा सकते हैं कि हवा बह रही है, फूल हैं बहुत सारे और पेड़ हिल रहे हैं, तो ये कन्वे हो जाता है। तो वहाँ पे जो है ना, आपको शब्दों की काट छाट करके बड़ी उसको तराश के मूर्ति बनानी होती है। इस तरह समझ लीजिए कि राइटिंग अगर एक स्टोन है, मतलब इसके प्रिंट की राइटिंग स्टोन है, तो जो फिल्म राइटिंग है वो मूर्ति बनाना है वैसे, क्योंकि बहुत कुछ काटना छाटना पड़ता है। बिल्कुल, और ये तीनों ही चीज़ें बहुत अलग हैं, और उस मूड में भी आना पड़ता हो, क्योंकि जब आप प्रिंट के लिए लिख रहे हो, जब आप स्टोरी टेलिंग के लिए आपको शब्द चाहिए, और जब आपको फिल्म मेकिंग के लिए चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग आपका सफ़र है इरा जी, लगातार ये बातचीत भी हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इरा टांग जी लगातार हमारे साथ बनी हुई। इरा जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। हमने अभी बात भी की फिल्म मेकिंग को लेकर, आपने स्टोरी टेलिंग की भी बात की, हमने पेंटिंग की भी बात की, लेकिन भविष्य में खुद को अगर इन तीनों में से किसी एक रूप में आगे लेकर जाना पड़े तो वो क्या होगा? मैं फिल्म मेकर के तौर पे देखती हूँ खुद को, कि मैंने 4 शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं, और अब मेरी कोशिश है कि मैं फुल लेंथ फीचर फिल्म डायरेक्ट करूँ। स्क्रिप्ट्स तो मैं लिख ही रही हूँ 1-2 प्रोडक्शन हाउस के लिए, लेकिन मैं खुद डायरेक्शन करना चाहती हूँ। तो उसके लिए अभी लंबी तैयारी है। मुझे लगता है कि खुद को 1-2 साल का वक्त मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि फ़िल्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हर तरह की आर्ट फॉर्म आ जाती है। क्योंकि फ़ोटोग्राफी ले लीजिए, पेंटिंग ले लीजिए, राइटिंग ले लीजिए, म्यूज़िक ले लीजिए, क्योंकि मुझे इन सब में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म ही मेरे लिए एक प्रॉपर कैनवस है, जहाँ पे मैं जो चाहती हूँ वो पेंट कर सकती हूँ, वो दिखा सकती हूँ। एक अगर हॉबी हो, एक पर फोकस हो, तो आपके लाइन क्लियर होती है कि आपको इस लाइन में जाना है। लेकिन जब बहुत सारी हॉबी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, तो उसमें से एक चूज़ करना कितना मुश्किल होता है? और मैं सवाल करूं कि अगर आज लेखिका नहीं होती इरा टांग तो क्या होती? मुझे लगता है कि मैं सिर्फ राइटर ही हो सकती थी क्योंकि बाकी बिजनेस करने की स्किल मुझ में है नहीं। लिखने पढ़ने का शौक़ है, फिल्म्स देखने का शौक़ है, और ये सभी चीज़ें आपको एक जैसे खाद का काम करती हैं आपके लिए। राइटिंग के लिए लिखना और घूमने का बहुत शौक़ है। तो जो ट्रैवलिंग है, जो रीडिंग है, और लोगों से बातचीत करना है, नए जाने अनजाने लोगों से मिलना है, उनकी कहानियाँ सुननी है। मैं एक अच्छी लिसनर हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी बातें बताएं। और जैसे मैं कहीं बस में जा रही हूँ या ट्रेन में हूँ, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास के जो बातें चल रही हैं उन्हें सुनूं, क्योंकि एक लाइन से ही कई बार आपको स्टोरी आइडिया आ जाते हैं, या वो एक लाइन आप कहीं अपनी कहानी में या फिल्म में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं राइटर बनने के लिए ही बनी हूँ, और वही काम मुझसे हो सकता है ढंग से। आप बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही है, वहाँ का अनुभव कैसा रहा है?
अनुभव हर तरह के अनुभव होते हैं, अच्छे और बुरे। बीइंग अ वीमेन भी आपकी लाइफ थोड़ा टफ तो होती है, जब आपको अपनी शर्तों पे आप जीना चाहते हैं, आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि मैं इस तरह काम करूँगी या इस तरह करूँगी, पर मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपको किसी ने एक चीज़ के लिए मना भी करा तो और भी दरवाजे हैं आपके लिए। तो मैं लगातार, वो ही एक फंडा है बॉलीवुड में कि आप लगातार नॉक करते रहिए दरवाज़ों पे और कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। हताशा होती है या कई बार होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मैं उसको भी एक, जैसे जो दर्द होता है या जो इनकार होता है किसी का, वो आपको भी ताकत देता है। अगर आप उसे एक फ्यूल बना के अपने अंदर की जो आग है, आपको सक्सेस के लिए जो आपकी पैशन है, उसे अगर आप तेज़ करते रहें या फिर उस दर्द से आप खुद को जला लें, खुद को ख़त्म कर लें, तो मैं उसको पॉजिटिवली लेके उससे खुद को इंस्पायर करती हूँ कि अगर इसने ना किया है तो और मेरा हौसला बढ़ता है कि नहीं, मुझे और बेहतर करना है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो, जिस पर अभी आप काम कर रही हैं। अभी मेरा एक पेंगुइन से ही एक स्टोरी कलेक्शन आने वाला है, कुछ पन्ने इश्क, अक्टूबर-नवंबर तक आएगा वो। उसके अलावा 2 नॉवेल्स पे मैं काम कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। उसमें एक है रज़िया सुल्तान की चिलमची, जिस पर मैं फ़िल्म भी बनाना चाहती हूँ, तो साथ में स्क्रिप्ट राइटिंग भी उसकी चल रही है। एक और नॉवल है अमूरा नाम से, जो कि एक सेक्सुअली अब्यूज्ड लड़की की कहानी है कि वो बचपन में इस तरह अब्यूज़ का शिकार होती है और उसके बाद वो अपनी लाइफ में किस तरह के स्ट्रगल्स का सामना करती है, किस तरह उसके दिमाग में ब्लॉकेज हैं। तो ये सब आज की दुनिया की कहानी है, हमारे आसपास की कहानी है, और इन पे मैं काम कर रही हूँ। और उम्मीद है कि इन कहानियों को पूरी सक्सेस मिलेगी और उनके रीडर्स मिलेंगे, और फिल्म अगर वो बनती है तो उनको पूरे अच्छे दर्शक मिलेंगे। ज़्यादातर जो आपकी हम बात करें ऑडियो स्टोरीज़ है, वो लव एंगल पर ही नज़र आती है। इससे ख़ास लगाव की कोई वजह है? मैं मूलतः कवि भी हूँ। मेरे 3 स्टोरी पोइट्री कलेक्शन आए हुए हैं, तो लव पोइट्री मैं करती थी और छोटी छोटी पोइट्री लिखती थी। तो मेरा एक, और या ये कह लीजिए कि मेरी कहानियों को, लव स्टोरीज़ को पसंद किया गया, तो फिर मुझ पे वो प्रेशर भी पड़ने लगा मेरे पब्लिशर की तरफ से कि आप लव स्टोरी ही लिखिए, कि आपकी ज़्यादा सुनी जाती हैं। लेकिन जैसे प्यार जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी की, और एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ही दुनिया में सब कुछ खूबसूरत है। चाहे वो प्यार आपके काम के लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो। इसलिए मैं इसको ज़रूरी चीज़ मानती हूँ और उससे एक्सप्लोर करती हूँ। मतलब रिलेशनशिप के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, किस तरह ज़िंदगी खूबसूरत बनाई जा सकती है। तो इस वजह से लव स्टोरीज़ मैं लिखती गई और लोगों को अच्छी लगी तो और लिखती गई। बाकी वैसे मैंने थ्रिलर भी लिखा है, मर्डर मिस्ट्री भी लिखी है, तो उस पर भी काम मैं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं टाइप्ड हो जाऊँ एक ही जॉनरा के लिए। लेकिन लव स्टोरी तो है ही प्राइम। स्त्री होने के नाते ज़िंदगी में आप क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फील करती हैं? इस प्रोफेशन से जोड़ लिया जाए या पर्सनल लाइफ में देखा जाए, एक महिला के लिए। महिला होने के नाते संघर्ष तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, क्योंकि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग ऐसी होती है दिमाग की कि आप बहुत केयरिंग होते हैं अपनी फैमिली के लिए। आप पूरी तरह, जैसे कई बार मुझे बहुत काम होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मेरा बेटा है, उसे देखना है। तो ये चीज़ को तो मुझे लगता है कि कई बार होता है, पर ये एक ताकत भी है आपकी दूसरी तरह से देखे। लेकिन एक ताकत स्त्री होने की मैं ये मानती हूँ कि आप मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं और मल्टी टास्किंग होते हैं, कि एक ही समय में कई काम कर रहे होते हैं। मैं अगर कुछ बिज़ी हूँ काम में, तो मैं साथ में अपने ऑडियो सुन लूँगी या 2-3 काम मैं साथ करती रहूँगी। डिफ़िकल्टी मुझे लगती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं स्त्री हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब एनर्जी बहुत सारी है। दूसरा, जैसे आप देखते हैं लाइन में, जैसे मिसोजिनिस्ट सोसाइटी होती है, कई बार आपको स्त्री होने के नाते आपकी रफ्तार भी कम होती है, लोग आपको अलग तरह से देखते हैं, आप हर किसी से नहीं मिलना पसंद करते क्योंकि आपको लगता है कि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है या वो एनवायरनमेंट आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो ये थोड़ी बाउंडेशंस तो मुझे लगती हैं। बाकी ओवरऑल तो अच्छा ही लगता है कि मैं अगर स्त्री के रूप में हूँ तो मैं उसको पूरा एक्सप्लोर करूँ अपने काम को और अपनी एनर्जी को। अपने प्रोफेशन के साथ किसी भी वर्किंग वुमेन के लिए बेटी, बीवी, माँ के किरदार को निभाना कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप?
बहुत चैलेंजिंग होता है, और अगर उसकी फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो तो वो बहुत बुरी तरह ड्रेन भी हो जाती है, मतलब फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाती है। तो एक तो ज़रूरी है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, और उसके लिए मैंने तैयारी ऐसे की कि मैंने अपने बेटे को शुरू से ही इस तरह सिखाया है कि तुम्हारी माँ के भी ड्रीम्स हैं, उसे आगे बढ़ना है तो तुम्हें से कोऑपरेट करना है। इस तरह जब आप घर में किस का एनवायरनमेंट बनाते हैं पॉजिटिव, तो वो सब आपको सपोर्ट करते हैं, और जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आपके हेल्पिंग हैंड्स भी होते हैं। ऐसे में आप हर काम खुद पे नहीं ओढ़ते हैं और आप अपनी एनर्जी का पूरा उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हर काम खुद पे ही ओढ़ लेंगे कि ये भी मुझे करना है, ये भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए या राइटर होने के लिए या पेंटर होने के लिए आपको सोचना भी पड़ता है। बहुत सारा मी टाइम चाहिए अकेले, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। तो वो तो एक चैलेंज है, और मुझे लगता है उस चैलेंज के लिए आपको खुद के साथ परिवार को भी तैयार करना चाहिए। अच्छा, और एक मेंटेलिटी भी, ये सेट माइंड सेट होता है कि एक चीज़ आप कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों के लिए कोई बात करता है तो यार वक्त कहाँ है, टाइम ही नहीं मिलता, कैसे करेंगे, एक चीज़ यही हो जाए बहुत है। तो ये जो माइंड सेट खासतौर से लेडीज़ के दिमाग में रहती है, आप इसको किस तरह से देखती हैं कि वाकई में क्या वक्त नहीं रहता, या फिर निकाला जाए तो कई चीज़ें एक साथ की जा सकती, क्योंकि आप उदाहरण हैं उसके। मुझे लगता है वक्त हमारे पास कभी कम नहीं होता है, बस हम उसका सही से उपयोग नहीं करना जानते हैं। और जैसे स्मार्टफोन्स तो हमारी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि हम स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना नेगेटिव चीज़ें भी, कितनी ओवर इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड कर लेते हैं अनकॉन्शियसली। तो मुझे लगता है इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अगर आप सुबह उठ के 1 घंटा मोबाइल ना उठाएं, तब आप देखिए उस 1 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं, आप खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। और रात में सोने से पहले अगर आप मोबाइल छोड़ दें 1 घंटा पहले, तो उसमें भी आप अपनी पूरी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं टाइम को। और मुझे जैसे कि कोई बहुत और शौक़ नहीं है, तो मेरा अक्सर समय इसमें ही बीतता है अपनी क्रिएटिविटी में। तो अगर यूटिलाइज़ करा जाए तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि समय की कमी है। कमी हमारे अंदर होती है कि हम उसे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आज के वक्त में है। फिल्म्स तो है ही, लेकिन बहुत सारी सीरीज़ भी आ रही है, कॉन्सेप्ट भी एकदम बदलता जा रहा है। आप इसे कैसे देखती हैं? OTT प्लेटफॉर्म ने काफ़ी एंटरटेनमेंट को ईजी करा है लोगों के लिए, और फिल्म मेकर्स के लिए, जो नए फिल्म मेकर्स हैं हम जैसे, उनके लिए भी रास्ते आसान हुए हैं, राइटर्स के लिए भी रास्ते, और खूब सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि फ़िल्म आई है तो उसे थिएटर में ही रिलीज़ करना है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन जब से खासकर लॉकडाउन के बाद से जो OTT ने एकदम बूम लिया है, तो उसकी वजह से छोटे फिल्म मेकर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ है कि वो छोटे बजट की अच्छी फिल्म, जो क्रिएटिव लोग हैं लेकिन बजट की कमी के कारण या बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो वो नहीं अपनी रिलीज़ कर पाते थे। लेकिन अब OTT पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और फिल्म अच्छी है तो उनको दर्शक भी मिल रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी हो रही है तो और दर्शक मिल रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मानती हूँ। अभी आपने बताया बातचीत के दौरान भी कि आपके ज़िद थे, जुनून था, और इसलिए आप आगे बढ़ती गई, किसी के रोकने या किसी के कुछ कहने पर भी आपने ब्रेक नहीं लिया। कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा ख्वाब जो ईरा टांग का अभी अधूरा है, जो वो सोच रही है कि उन्हें पूरा करना है, उसके लिए वो आगे जाएंगी? मैं बहुत छोटे छोटे सपने देखती हूँ। मैं बहुत लंबी प्लानिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं सोचती हूँ कि मेरा जो नावल मैं लिख रही हूँ अभी, उस पर मैं फ़िल्म बनाऊँ, और वो मेरा ड्रीम है। उसके अलावा यही ड्रीम है कि मैं बेस्ट सेलर राइटर बनूं, और जो हिंदी राइटिंग को, जैसे अभी है कि बुक्स पढ़ने का युवाओं में क्रेज़ कम हो गया है, क्योंकि वो मोबाइल पे ही ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किताबों को पाठकों से जोड़ना ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी किताबें लिखूँ और आज की भाषा में लिखूँ, ताकि यूथ उनसे कनेक्ट करे। चलिए, आपको भविष्य के लिए भी बहुत शुभकामनाएं ईरा टांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो देखिए, महिला है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं, ये आपकी ताकत है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको करना है उसके लिए ज़िद और जुनून होना चाहिए। अगर ये होगा तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, और कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कम से कम ये कहकर तो बिल्कुल भी नहीं कि आप महिला हैं। चलिए, इसी के साथ आज शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।